बच्चों कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। बच्चों इससे पहले वाले पार्ट में इसी चैप्टर में हमने देखा था कि तरंगे किस प्रकार से कार्य करती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। आज के इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे ज्वार भाटा। महासागरीय जल संचलन के अंतर्गत किस प्रकार से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी उपस्थिति किस प्रकार से होती है, आदि चीजों का हम अध्ययन आज यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए ज्वार भाटा का अध्ययन करने के लिए। तो ज्वार भाटा जो होता है उसमें दो शब्द है, ज्वार और भाटा। तो ज्वार अपनी स्थितिक अवस्था से, ठीक है, अपने एवरेज से जो ऊपर जल की यदि गति देखी जाती है, ठीक है, जो कि ऊपरी तौर पर जल स्तर बढ़ता है, उसे कहते हैं ज्वार। और यदि हम उसे कहें कि नीचे की ओर जाए, वो तल से, सतह से, सामान्य सतह से, तो भाटे की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पर इसे सम्मिलित रूप से ज्वार भाटा कहते हैं। तो बच्चों ज्वार भाटा जो होता है वो मुख्य रूप से आकाशीय पिंडों के वजह से उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो आकाशीय पिंड विशेष रूप से चंद्रमा और सूर्य। बच्चों चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह भी है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और सूर्य हमारे सौर मंडल का एक प्रमुख है, अर्थात तारा है। ठीक है, इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के जो जल स्तर है, जो जल है, क्योंकि पृथ्वी पर बच्चों ज्यादातर अधिकांश हिस्सा पृथ्वी पर क्या है, जलीय भाग है, ठीक है, सागर और महासागरों के रूप में। और जब यह जो जलीय भाग है गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ इसका स्तर ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, ज्वार भाटा का नाम दिया। और इसकी दूसरी सबसे खासियत बात यह है बच्चों कि यह नियतकालीन होता है, अर्थात निर्धारित समय पर ही आता है, प्रत्येक दिन आता है लगभग और निर्धारित समय पर ही आता है। तो चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया कि इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि यह क्यों होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि नियतकालिक, यह जो कार्य होता है नियत समय पर होता है। इसमें एक चीज और है बच्चों कि ज्वार भाटा और महोर्मी, एक महोर्मी भी होता है, उससे भी जल का ऊपर नीचे, ठीक है, उठने या गिरना वहां पर देखा जाता है। महोर्मी में भी इसी प्रकार का देखा जाता है, लेकिन महोर्मी में नियत समय पर नहीं होता, नियत कालिक पर नहीं होता, कभी कभी होता है। और वो क्यों होता है, जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण। जलवायु संबंधी अर्थात वायु दाब या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन जब होता है, इस वजह से वो ऊपर नीचे जल का होना महोर्मी कहलाता है। लेकिन ये नियत काल पर नहीं होता, नियत समय पर नहीं होता, ये कभी कभी ही होता है। इसके विपरीत जो ज्वार भाटा होता है बच्चों, ये नियतकालीन होता है और इसका जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवर्ती, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता देखी जाती है। इन तीनों में बहुत अधिक भिन्नता देखी जाती है, जिससे यह भी देखा जाता है, हम जब इनका वर्गीकरण करेंगे तब देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से इनकी स्थिति है। तो यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। तो मुख्य जो कार्य है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण है, और इसका अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी यहाँ पर प्रमुख भूमिका में रहता है। दूसरा जो कारक है वो है अपकेंद्रीय बल। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल क्या है। ठीक है, पहला कारण हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा जो कारण है वो है अपकेंद्रीय बल, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। अब ये बच्चों अपकेंद्रीय बल क्या है, यहां पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने के लिए तीन प्रकार के बल इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के बल, पहला है गुरुत्वाकर्षण,
दूसरा है अपकेंद्रीय और तीसरा है बच्चों अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, तीन प्रकार के बल यहां पर इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल का हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल, कौन से गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों? आकाशीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर यह ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल की भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों बल किस प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझाता हूं। बच्चों, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम खेलते थे, या वर्तमान में भी हम यदि कोई पत्थर, कोई गोल पत्थर है या फिर कोई बॉल है, गेंद है, उसको किसी रस्सी से बांध करके घुमाएं, ठीक है, किसी रस्सी से बांध करके घुमाएं तो इस प्रकार की चीजें होती है। यहां पर हम खड़े हुए हैं और यह एक रस्सी है और यह पत्थर या गेंद के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो यदि हम इसको घुमाएं चारों ओर, तो घुमाने के पश्चात जो बल अंदर की ओर कार्य करेगा, अंदर की ओर जो बल कार्य करेगा, जिससे कि यह जो डोरी है, यदि हम इसको घुमाएंगे नहीं तो यह डोरी नीचे की ओर गिर जाएगी। ऐसे पकड़ के रखेंगे तो नीचे की ओर डोरी गिर जाएगी, यह गेंद या पत्थर नीचे की ओर लटक जाएगा, ठीक है, और हमारे हाथ में सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, जितनी इसकी लंबाई होगी इस धागे की, उतनी लंबाई में दूर जा करके यह चारों ओर घूमने लगेगा। अर्थात यह डोरी क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, नीचे ना गिर करके ऊपर की ओर आ जाएगी। और इस प्रकार से यह जो अंदर की ओर जो बल लग रहा है, इसे हमने क्या कहा, अभिकेंद्रीय बल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकेंद्रीय बल कहा, जो कि अंदर की ओर लग रहा है। इसके विपरीत यदि किसी कारण से वो डोरी टूट जाती है या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो बाहर की ओर अर्थात दूर जाकर के वो बॉल या पत्थर जाकर के गिरता है, ठीक है। तो ये किस कारण से गिरता है, यह अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर गिरता है, जो कि हमने, यह डोरी टूट गई थी, डोरी टूटने के कारण अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाता है और अपकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य करने के पश्चात ये बाहर की ओर चला जाता है। तो यहां पर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बलों के समान होने के कारण वो पत्थर या गेंद चारों ओर घूम रही होती है, ठीक है। यदि एक भी बल यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा बल यहां पर काम करेगा, अर्थात दूसरे की प्रधानता हो जाएगी। इसी कारण से यदि ये डोरी टूट जाती है बच्चों, तो अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने इसको पकड़ रखा है, पकड़े होने के कारण यहां पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और जैसे ये डोरी टूट जाती है, बाहर की ओर ये चला जाता है, दूर जाकर के गिरता है, जो कि किस कारण से, अपकेंद्रीय बल के कारण से दूर जाकर के गिरता है। और दोनों बल समान रूप से कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों का समान रूप से कार्य यहां पर देखा जाता है, ठीक है। इन दोनों बलों के द्वारा ही ज्वार भाटे की स्थिति कार्य करती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। वो किस प्रकार से हैं बच्चों, यह हम देख लेते हैं। माना कि यह चंद्रमा, जिसको हमने एम लिख दिया, ठीक है, और यह पृथ्वी, जिसको हमने ई लिखा हुआ है। अब पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर अर्थात धरातल पर स्थित जब जल पर, इस जल, इसके यहां पर जल है, ठीक है, इस पृथ्वी के चारों ओर माना कि जल है, अधिकांश हिस्से पर जल होने के कारण हमने ये मान लिया कि पृथ्वी के चारों सतह पर जल है। जब इस जल को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करेगा, किस कारण से आकर्षित करेगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी पर लगेगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, पानी है, जल है, तो जल इसकी ओर आकर्षित होगा और आकर्षित होने के कारण इसमें ऊंचाई देखी जाएगी, जिसे हमने क्या कहा, ज्वार भाटा कहा। तो इसके आकर्षण के कारण यहां पर ज्वार भाटा होगा। इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में, बिल्कुल विपरीत दिशा में यहां पर दूरस्थ दूरी होने के कारण, सबसे ज्यादा दूर होने के कारण यहां पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। बिल्कुल दूरस्थ स्थान पर यहां पर अपकेंद्रीय बल लगेगा बच्चों, ठीक है, इस स्थान पर। और यहां पर कौन सा बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। साथ ही बच्चों इन दोनों के 90 डिग्री पर, अर्थात यहां पर और यहां पर,
इन दोनों के 90 डिग्री पर कौन सा बल लगेगा? अभिकेंद्रीय बल लगेगा, और यहां पर भी अभिकेंद्रीय बल लगेगा, जो कि भाटे की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात यहां पर जो जल स्तर है वो सामान्य स्तर से नीचे की ओर चला जाएगा, और दोनों इधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और अब केंद्रीय बल के कारण, दोनों के कारण ज्वार जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ज्वार और भाटा दोनों की स्थिति यहां पर एक ही समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार और 2 भाटे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपकेंद्रीय बल का एक और प्रभाव देखा जाता है बच्चों, कि जब ये गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर कार्य करेगा और माना कि और किसी बल ने कार्य नहीं किया, तो इस पूरे तंत्र, जो जलीय तंत्र है, जो साम्यावस्था में है, उसकी साम्यावस्था बिगड़ जाएगी, वो साम्यावस्था में नहीं रह पाएगा। ठीक है, और यहां पर खिंचाव महसूस करेगा। इस खिंचाव महसूस जो करता है, इसको संतुलन करने के लिए अपकेंद्रीय बल का लगना आवश्यक है। यह भौतिकी का नियम भी होता है, फिजिक्स का नियम है। ठीक है, यह भौतिकी का नियम भी है। इस तरीके से यहां पर यह अपकेंद्रीय बल यहां पर कार्य करेगा, और इनको संतुलित करने के लिए, इन दोनों बलों को संतुलित करने के लिए इनके 90 डिग्री पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं, जिससे कि ये दोनों बल संतुलित हो सके। इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर एक तंत्र कार्य करता है, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय और गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में। यहां पर एक ही समय में 2 ज्वार और 2 भाटे उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। तो दूसरी तरफ यहां पर ज्वार उत्पन्न करेगा। यहां पर चित्र के द्वारा में भी हम देख सकते हैं बच्चों कि सूर्य, चंद्रमा यहां पर इस जलीय तंत्र पर बच्चों ज्वारीय उभार उत्पन्न करेगा, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहां पर चंद्रमा इस जलीय तंत्र पर ज्वारीय उभार उत्पन्न करेगा। वहीं दूसरी ओर अपकेंद्रीय बल के कारण इसके विपरीत में ज्वारीय उभार उत्पन्न होगा। तो दोनों को यदि हम समेकित रूप से देखें, दो परिणामी ज्वारीय उभार देखें, तो दोनों का इस प्रकार से स्थिति देखी जाएगी, यह ज्वार और यह ज्वार। इसी प्रकार से यहां भाटा और यहां भाटा। ठीक है, तो 2 ज्वार भाटा की स्थिति यहां पर एक ही समय में 2 ज्वार और 2 भाटे की स्थिति यहां पर देखी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम कि ज्वार उत्पन्न करने वाले बल, इन 2 बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल। तो दोनों बलों का यहां पर समन्वित कार्य होगा। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण होता है। तो यह भी बात है बच्चों कि अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा के निकट वाला जो क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, और यही वजह है कि चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण भी बनता है। इसके बाद देखते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है, तथा यहां अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। जो सबसे दूरस्थ, चंद्रमा के सबसे दूरस्थ है, अर्थात विपरीत दिशा में है, वो क्या अपकेंद्रीय बल वहां पर कार्य करेगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अतः यह चंद्रमा से दूर उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहां पर बच्चों देखने वाली बात यह है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि चंद्रमा के कारण यहां पर उभार आया, चंद्रमा के कारण यहां पर उभार आया, और वो उभार किस प्रकार का है? क्षैतिज प्रकार का उभार है। यदि हम समुद्रों में या जल राशियों की बात करें तो क्षैतिज प्रकार का उभार होगा। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कि पृथ्वी पर अपने आप में भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का खुद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो खुद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी यहां पर काम करता है, लेकिन पृथ्वी का जो खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है। ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है। और वहीं चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, यहां पर जो ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करेगा, ज्वारीय उभार उत्पन्न करेगा, वो क्षैतिज प्रकार के में करता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो बल होता है उसकी अपेक्षा क्षैतिज बल अधिक प्रभावी होता है। इस वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल होने के बावजूद भी यहां पर ज्वारीय उभार उत्पन्न होते हैं। ठीक, नहीं तो अमूमन तौर पर यदि हम देखें बच्चों कि पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्यों वो उसके गुरुत्वाकर्षण
अर्थात चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावी होने का क्या कारण है? यही कारण है कि जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो बल लगेगा उससे ज्यादा प्रभावी होता है क्षैतिज बल। ठीक है, इस प्रकार का जो क्षैतिज जो बल होता है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है और यही कारण है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के होने के बावजूद भी यहां पर ज्वारीय उभार उत्पन्न होते हैं, ज्वार होते हैं, ज्वार चलते हैं, ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। यह चीज हमने यहां पर देखी। जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय जो मग्न तट है बच्चों वो अधिक मात्रा में विस्तृत है, वहां बहुत ज्यादा उच्चावाच नहीं मिलते हैं, उबड़ खाबड़ धरातल वहां पर नहीं मिलते हैं। इस वजह से उन महाद्वीपीय मग्न तट पर क्या होगा, ज्यादा ज्वारीय उभार देखने को मिलेगा। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। जो द्वीप आते हैं मध्य में, यदि वहां से टकराएंगे तो उनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। साथ ही तटों के पास जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख जो होते हैं या खाड़ियों की जो स्थिति वहां पर होती है उनके कारण भी उनकी ऊंचाई में अंतर देखे जाते हैं। यह भी इस तीव्रता को प्रभावित करता है बच्चों। शंक्वाकार यदि कोई खाड़ी है, शंकु आकार की कोई खाड़ी है, वहां पर ज्वार की स्थिति भी अलग प्रकार की होगी, वो भी आश्चर्यजनक तरीके से उसे बदल देता है उस शंकुआकार खाड़ी में। ठीक है, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ठीक है, तो यदि वहां से निकला खाड़ियों से, ज्वार नद मुख या एस्चुरी से जाकर के निकलेगा तो धाराओं के रूप में निकलेगा, जिसे क्या कहते हैं, ज्वारीय धारा कहते हैं। जो देशांतर चंद्रमा से लंबवत होता है वहां सापेक्षित गुरुत्व बल में वृद्धि होती है तथा जल में उत्थान देखा जाता है, यह दैनिक ज्वार है, तो वहां पर जल में उत्थान देखा जाता है। इसके विपरीत देशांतर पर पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति इसी मात्रा में बढ़ जाती है जो कि पृथ्वी के साम्य अवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक है। यदि अपकेंद्रीय बल नहीं होंगे बच्चों तो पृथ्वी की साम्य अवस्था, जो जलीय तंत्र की साम्य अवस्था है, वो नहीं रह पाएगी। इसलिए यहां भौतिकी के नियम के अनुसार इसके विपरीत में अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। इस प्रकार एक साथ दो ज्वार उत्पन्न होते हैं तथा अपकेंद्रीय बल से उत्पन्न अर्धदैनिक ज्वार होते हैं। तो एक साथ दो ज्वार उत्पन्न हो गए, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और एक अपकेंद्रीय बलों के कारण। इन दोनों देशांतरों से 90 डिग्री दूरस्थ, दोनों देशांतरों से हमने बताया था कि एक यहां पर और एक यहां पर, तो 90 डिग्री दूरस्थ, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर 90 डिग्री के दूरस्थ स्थानों पर, देशांतरों पर अभिकेंद्रीय शक्तियां अपकेंद्रीय शक्तियों के बराबर वृद्धि करती है। जहां अपकेंद्रीय शक्ति होगी वहीं पर अभिकेंद्रीय शक्तियां भी होगी, इसलिए इनके 90 डिग्री पर अभिकेंद्रीय शक्ति कार्य करती है और वो भाटे की स्थिति उत्पन्न करती है। उच्च ज्वार के देशांतर की ओर कर्षण बल लगता है जिससे वहां भाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब यहां ट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, ट्रैक्टिव अर्थात कर्षण बल लगता है, इस वजह से यहां भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार एक ही समय पर दो ज्वार व दो भाटे उत्पन्न होते हैं। जो देशांतर चंद्रमा से लंबवत होता है उसे पुनः लंबवत, जो देशांतर बच्चों, माना कि यदि कोई चेन्नई भारत का जो तट है उसमें चेन्नई में कोई ज्वार आ रहा है, तो बच्चों अगले दिन का जो ज्वार होगा वो 24 घंटे 52 मिनट के पश्चात आएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि बच्चों पृथ्वी घूर्णन करती है, हम सब जानते हैं पृथ्वी घूर्णन करती है, 24 घंटे में उसका एक घूर्णन पूरा हो जाता है। तो नियम अनुसार तो 24 घंटे के पश्चात जो स्थान पर ज्वार आया, पुनः दोबारा उसी प्रकार का ज्वार आने में 24 घंटे लगने चाहिए नियम अनुसार। लेकिन हम यह भी जानते हैं बच्चों कि जो चंद्रमा है यह भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, और यह जब चक्कर लगा रहा होता है तो 24 घंटे के अंदर यह भी अपने परिक्रमण पथ पर कुछ आगे की ओर चला जाता है, इस वजह से और कुछ समय लगता है बच्चों, वो समय है 52 मिनट। तो इस प्रकार से एक ही देशांतर को या एक ही क्षेत्र को दोबारा से यदि उसमें लंबवत रूप से होने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे और 52 मिनट। तो उसे पुनः लंबवत होने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर आगे निकल चुका होता है। अब बच्चों हम एक
देखेंगे कि जो फंडी की खाड़ी है कहाँ पर है, कनाडा में। कनाडा नामक जो देश है वो कहाँ पर है, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। और यूएसए जो जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं उसके उत्तर में स्थित यह देश है। तो यहाँ इसके समीप फंडी की खाड़ी है, वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। कहाँ पर, कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ठीक है, अब इसके ज्वारीय उभार की जो ऊंचाई है 15 से 16 मीटर है, काफी ऊंचाई पर आता है, लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचाई के बीच में आता है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। लगभग 24 घंटे के समय में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार वहां पर आते हैं। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। इसके बाद देखते हैं कि अनुमानित ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उड़ जाता है। काफी तेज यहाँ पर ज्वार भाटा की स्थिति देख सकते हैं। और यदि हम वहाँ पर देखें तो इस तरीके से 6 घंटे में, अर्थात बहुत जल्दी वहाँ पर ज्वार की स्थिति देखी जा सकती है बच्चों। अब अगला है हमारा ज्वार भाटा के प्रकार। तो ज्वार भाटा के प्रकार किस तरीके से हैं, इनको किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वार की आवर्ती, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से भिन्नता यहाँ पर देखी जा सकती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता 1 दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कि या तो आवर्ती अर्थात 1 दिन में एक दिन या 24 घंटे में वो कितनी बार ज्वार आया, उसकी आवृत्ति कितनी है, उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। या फिर उनकी ऊंचाई किस प्रकार की है, कितनी ऊंचाई पर ज्वार आता है, उसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। तो पहला है हमारा आवर्ती के आधार पर ज्वार भाटा कौन कौन से होते हैं, कि आवर्ती कितनी बार आए। तो पहला है अर्ध दैनिक ज्वार, यह दिन में 2 ज्वार यहाँ पर देखे जाते हैं। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, सामान्य रूप से इसी प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं, जो उनकी ऊंचाई होती है वो भी लगभग समान होती है। नेक्स्ट है दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है, इसमें भी ऊंचाई समान होते हैं, लेकिन दिन में 1 ही उच्च और 1 ही निम्न ज्वार यहाँ पर देखे जाते हैं। अगला है बच्चों मिश्रित ज्वार। अगला है मिश्रित ज्वार। अब मिश्रित ज्वार में क्या होता है कि इनकी ऊंचाई फिक्स नहीं होती, अलग अलग ऊंचाई के आते हैं। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित ज्वार भी देखे जाते हैं। अगला है बच्चों दूसरा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, कि इन आकाशीय पिंडों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार से ज्वार भाटा आ सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो उच्च ज्वार की स्थिति में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों देखने वाली बात है कि वृहद ज्वार के अंतर्गत तीनों जो आकाशीय पिंड है, अर्थात पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों आकाशीय पिंड एक सीध में होते हैं, एक रेखा में होते हैं। अब इनकी स्थिति किसी भी प्रकार से हो सकती है, लेकिन एक ही रेखा में होते हैं। ठीक है, इसे सीजीजी अवस्था कहते हैं। और यहां पर वृहद ज्वार आएगा क्योंकि दोनों तरफ से यहां पर आकर्षण पाया जाता है, दोनों तरफ से ट्रैक्टिव फोर्स, कर्षण फोर्स काम करता है, और यहां पर किस प्रकार का वृहद ज्वार यहां पर उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य, चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है, इनको वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक तो पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। और इन 2 दिन, महीने में जो 2 दिन होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, एक सीध में तीनों जो आकाशीय पिंड है एक सीध में होते हैं, और एक सीध में होने के कारण यहां पर वृहद ज्वार देखा जाता है बच्चों। दूसरा है निम्न ज्वार। अब निम्न ज्वार की जो स्थिति है वो इस प्रकार से होती है बच्चों कि तीनों आकाशीय पिंड समकोण स्थिति पर हो।
ठीक है, या तो इस प्रकार से हो, ठीक है, सूर्य चंद्रमा की, या इसके विपरीत भी हो सकती है, इसके विपरीत भी हो सकती है, लेकिन समकोणीय अवस्था में हो। इस समकोणीय अवस्था में होने के कारण दोनों का जो बल है वो आपस में कट जाता है, अर्थात यहां पर एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करता है, और विरुद्ध कार्य करने के कारण यहां पर निम्न ज्वार की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, निम्न ज्वार की स्थिति यहां पर देखी जाती है, और अमूमन बच्चों यह सप्तमी अष्टमी को देखा जाता है, अर्थात उच्च ज्वार से लगभग 7-8 दिन के पश्चात यह स्थिति देखी जाती है। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। पृथ्वी से दोनों की स्थिति समकोणीय दिशा में होती है तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दोगुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है, लेकिन जब समकोणीय स्थिति होती है बच्चों, जब समकोणीय स्थिति होती है तो यहां पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि यहां पर बच्चों इसके कारण यहां भाटा और यहां ज्वार उत्पन्न होगा, लेकिन इसके कारण यहां ज्वार और यहां भाटा उत्पन्न होगा, और दोनों के बल आपस में कट जाते हैं, और इस वजह से यह सबसे निम्न प्रकार का यहां पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, एक चीज और है बच्चों, उपभू और अपभू। उपभू की अवस्था जब महीने में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को हम उपभू की अवस्था कहते हैं, और सबसे दूर जब होता है उसे अपभू कहते हैं। उप और अप में अंतर है। उप का मतलब होता है नजदीक, उप का मतलब होता है बच्चों नजदीक, तो उपभू में पृथ्वी से चंद्रमा नजदीक होगा, और उसी प्रकार से अपभू में पृथ्वी से चंद्रमा दूर होगा। और यदि पृथ्वी से चंद्रमा नजदीक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा, और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहां पर ज्वार भाटा भी ज्यादा देखे जाएंगे। इसी दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अर्थात बच्चों अपभू पर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। तो इस प्रकार से दूर होने पर ज्वार भाटा अपने औसत ऊंचाई से कम होता है। उसी प्रकार से बच्चों उपसौर और अपसौर, उपसौर उसी प्रकार से सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो भी घटती बढ़ती रहती है। वो दिन, उस समय साल में एक दिन ऐसा आता है बच्चों जब सूर्य से पृथ्वी सबसे निकट होती है। उस दिन होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे निकट होते हैं। उसी प्रकार से जो अपसौर की जो स्थिति है 4 जुलाई को, 4 जुलाई का जो दिन होता है वो अपसौर की स्थिति होती है, और उस दिन सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है। तो इनकी दूरी भी प्रभावित करती है ज्वार भाटे को। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम में भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो भाटा कहलाता है, और उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहते हैं। ऊपर की ओर जब बढ़ता है तो बाढ़ के रूप में कहलाता है, और जब नीचे गिरता है तो भाटा कहलाता है। अब बच्चों ज्वार भाटा का महत्व, ज्वार भाटा का महत्व क्या है हम जानते हैं कि इस विशेष रूप से यदि हम बात करें तो मछुआरों के रूप में नौ संचालन में इसका विशेष महत्व है। नौ संचालन में जिन क्षेत्रों में या बच्चों जिन पोर्ट पर, बंदरगाहों पर, पोताश्रयों पर सामान्य रूप से जहाज नहीं आ सकते, नौकाएं नहीं आ सकती, ज्वार भाटे की स्थिति में वो ज्वार के समय आ जाते हैं और भाटे के समय वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्य हो सकता है। इसके अलावा ये नियत समय पर जब होते हैं, इस वजह से समय का अनुमान या पूर्वानुमान भी आराम से लगाया जा सकता है। तो चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो पूर्वानुमान लगाया विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में जो रहते हैं, मछुआरे जो रहते हैं, नौ संचालन में जो कार्य करते हैं, वो इनका पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये नौ संचालन में मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक
महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोताश्रय, जिन पोताश्रयों पर सामान्य रूप से पानी कम रहता है, ठीक है, वहां पर बच्चों ज्वार की स्थिति के कारण यह जहाज या नौकाएं वापस आ सकती है और भाटे में, समुद्रों में या जलाशयों में जा सकती है। ठीक है, साथ ही जो मछुआरों के जो कार्य होते हैं मछली पकड़ने में भी यह सहायता प्रदान करती है। इसके बाद देखें तो ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रयों पर एवं ज्वार नद के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होती हैं जो कि नौकाएं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकती है। ज्वार भाटा तल छटों के डिसल्टेशन, मतलब जो वहां पर तल छट जमा हो जाते हैं, जो गंदगी जमा हो जाती है, ठीक है, उनकी सफाई भी, क्योंकि बच्चों यह प्रतिदिन आते हैं और उनकी सफाई भी करने का काम करते हैं, में भी मदद करती हैं, तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन और भारत ने भी इस पर काम किया है, उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने का कार्य भी ज्वार से किया जा रहा है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुर्वानी में लगाया जा रहा है। तो इस तरीके का कार्य भी वहां पर किया जा रहा है। तो इस तरीके से ज्वार भाटा का भी अपना एक महत्व है। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने ज्वार भाटा देखा। अगली क्लास में हम महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।